मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को थोड़ा जमकर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सब लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े, ठीक है। क्योंकि आने वाले बिहार पुलिस और बिहार दरोगा आपसे छूट ना जाए, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि आपकी 100 जो भी क्वेश्चन हो वो एग्जामिनेशन में आए और आपसे पूछे और आप उसको आंसर दे सकें, ठीक है। तो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को देखते हुए मैंने आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट। और एक चीज़ हो, जो भी नए लड़के जुड़ते जा रहे हैं वो आज का वीडियो देखने के साथ, ठीक है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से प्ले लिस्ट से बाकी सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उनके लिए वहाँ पे वीडियो है, ठीक है। दूसरी बात, आपको फ्री इन कॉस्ट जब यूट्यूब पे ये चीज़ मिल रही है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी चीज़ के लिए ऑफलाइन बैच में आके बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा ये अंतर है कि वहाँ पे क्या होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट ले नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जैसे कहने का मतलब है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अशोक के 14 अभिलेख, ठीक है। तो ये बड़े अभिलेखों में से 14 अभिलेख थे, ठीक है। एक सवाल आप लिख लेंगे कि जो इसका 7वां अभिलेख है, ये 7वां अभिलेख यह सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा। ये सवाल पूछता है कि अशोक के शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो 7वां शिलालेख जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज हैं जो कि आपके सवाल में पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं उसको बता देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये आपका है कि अशोक के लघु अभिलेख मतलब छोटे अभिलेख, ठीक है। तो उसमें से आपको कुछ ऐसे याद करना है, ठीक है। अशोक के अभिलेख, ठीक है, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे, इसमें टोटली जो है 7 है। कितना है? जो लघु अभिलेख है उसकी संख्या कितनी है? 7। संख्या कितनी है? 7 है। तो पहला हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैं आपको शुरू में अशोक के बारे में बढ़ा रहा था तो बताया था कि कौशाम्बिक अभिलेख जो है उसकी पत्नी के लिए है, ठीक है। लेकिन रुमनदेई, पहला रुमनदेई, ठीक है, रुमनदेई अभिलेख, रुमनदेई अभिलेख, ठीक है, ये पहला अभिलेख है छोटे में, ठीक है। सबसे पहला इससे सवाल यही पूछता है कि यह कहाँ है, तो ये आपका नेपाल के लुम्बिनी में है। नेपाल के आपके नेपाल के लुम्बिनी में है रुमनदेई, ठीक है। इसके बाद यह पूछता है, दूसरा इससे सवाल यह रहता है कि यह सबसे छोटा है। सबसे क्या है? आपका सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे बड़ा मैंने बताया कि 7वां अभिलेख, ये सबसे छोटा है। तो पूछता है कि निम्नलिखित में से अशोक के सबसे छोटा अभिलेख कौन है, तो रुमनदेई अभिलेख है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक तीसरा सवाल पूछता है कि अशोक का यही एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें प्रशासनिक चर्चा नहीं है। क्या नहीं है? प्रशासनिक चर्चा नहीं है। प्रशासनिक जो चर्चा है वो आपका नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर आपको क्रियाकलाप, ठीक है, नहीं है। जबकि क्रियाकलाप की चर्चा है। किसकी? क्रियाकलाप की चर्चा है, ठीक है, क्रियाकलाप की चर्चा है, ठीक है, समझ गए। तो ये 3 पॉइंट आपको याद करके रखना है रुमनदेई से कि यह कहाँ पे है, तो नेपाल के लुम्बिनी में है, यह सबसे छोटा है और इसमें मतलब कि प्रशासनिक चर्चा ना करके क्रियाकलापों की चर्चा आपसे की गई है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आते हैं, ठीक है। दूसरा आपका, पहला तो ये हो गया, दूसरा उसके अभिलेख जो है उसकी कौशाम्बिक अभिलेख, कौशाम्बिक अभिलेख, ठीक है। कौशाम्बिक अभिलेख में पहला, सबसे पहले कि इस अभिलेख में इसकी सबसे प्रिय पत्नी जो थी जिसका कारुवाकी है,
प्रिय पत्नी कारुवाकी, कारुवाकी की चर्चा है, कारुवाकी की दान देने की चर्चा है, दान देने की चर्चा, ठीक है, दान देने की चर्चा है, ठीक है, दान देने की क्या है, चर्चा है इसमें, ठीक है। इसीलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा इसे आता है कि देखिए इसका तीसरा जो पॉइंट है कि अकबर इसे उठाकर कहाँ लाया था, तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, ठीक है। अकबर ने इसे इलाहाबाद क्या किया था, लाया था। अकबर इसे कहाँ लाया था, इलाहाबाद लाया था। तो इलाहाबाद का आज का नाम क्या हो गया, प्रयागराज, ठीक है। तो अब इलाहाबाद ना देके कहाँ दे देगा, प्रयागराज। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। तो 3 पॉइंट रुमनदेही में भी देख लिए कहाँ है, तो नेपाल में है, सबसे छोटा है, और इसमें प्रशासनिक चर्चा ना करके बल्कि क्रियाकलाप की चर्चा की गई है। कौशाम्बी, इसमें इस अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कारुवाकी की चर्चा है, दान देते हुए की चर्चा है कि इसकी जो वाइफ थी ये बहुत दान देती थी, ठीक है। दूसरा इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया। तीसरा अकबर इसे इलाहाबाद लाया था, ठीक है। अकबर इसे कहाँ स्थापित किया था, तो इलाहाबाद में स्थापित किया था, ठीक है। याद रखिएगा कि अशोक का अभिलेख अकबर ने इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में क्या किया था, स्थापित किया था। इसके बाद आता है तीसरा टोपरा अभिलेख। देखिए टोपरा अभिलेख, ठीक है। टोपरा अभिलेख का सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि यह कहाँ है, तो देखिए ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये जो है उत्तर प्रदेश में लिख लें, ठीक है। ये तो नेपाल के लुम्बिनी में हो गया, कौशाम्बी का आपका क्या होगा, उत्तर प्रदेश में हो गया, ठीक है। टोपरा जो है यह कहाँ है, तो हरियाणा में है। कहाँ पे है, तो आपका हरियाणा में है। टोपरा कहाँ है, आपका हरियाणा में है। इसे फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित किया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ स्थापित किया, तो आपका दिल्ली में स्थापित किया। दिल्ली के तुगलकाबाद में क्या किया, स्थापित किया। तो ये सवाल हमेशा पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के किस अभिलेख को दिल्ली में स्थापित किया था, तो टोपरा अभिलेख को किया था। इसके साथ साथ मेरठ अभिलेख को भी यहां पे लिख ले, मेरठ अभिलेख को भी फिरोज शाह तुगलक ने, दोनों चीज आप लिख ले कि पहला कि यह मेरठ अभिलेख कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। दूसरा फिरोज शाह तुगलक ने ही इसे कहां स्थापित किया था, तो इसे भी आपको दिल्ली में स्थापित किया था, ठीक है। फिरोज शाह कहां स्थापित किया, इसे भी आपका दिल्ली में स्थापित किया, ठीक है। तो आप 7 में से 4 को देख लिए, आराम से देख लिए, समझ भी लिए। पहला रुमनदेही कहाँ पे है, तो लुम्बिनी नेपाल में है। कौशाम्बी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। टोपरा कहाँ है, हरियाणा में है। मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। सबसे छोटा रुमनदेही हो गया। रानियों का अभिलेख किसे कहते हैं, कौशाम्बी को कहते हैं। और टोपरा और मेरठ को स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और एक कौशाम्बी को किसने किया था, तो अकबर ने किया था। कहाँ किया था, तो प्रयागराज इलाहाबाद में किया था। और टोपरा और मेरठ का कहाँ स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, तो दिल्ली में किया था। इसके अलावे जो 3 हैं, इसके 3 जो हैं छोटे छोटे अभिलेख अशोक के, वो आपके बिहार में पाए गए हैं, ठीक है। आपके कहाँ पाए गए हैं, बिहार में पाए गए हैं। चलिए तो देखिए, इसके अलावे जिस भाई बंधुओं को थोड़ा सा लंबे वीडियो से दिक्कत है वो उसके लिए मैं थोड़ा सा बोलूंगा, लेकिन पढ़ा लेता हूं इसका। रामपुरवा, 5वां रामपुरवा अभिलेख, यह बिहार के चंपारण में है। कहां पे है, बिहार के चंपारण में। कहां पे है, बिहार के चंपारण, बिहार के
बिहार के चंपारण में है। यही सवाल बस आपसे पूछता है कि रामपुरवा अभिलेख कहाँ पाई जाए, माने कहाँ पे है, तो रामपुरवा अभिलेख आपका बिहार के कहाँ पे है, चंपारण में है। ठीक है, चलिए इसके बाद छठा है, छठा जो है, ठीक है, छठा और सातवां लोरिया नंदगढ़, लोरिया नंदगढ़, ठीक है, लोरिया नंदगढ़, ये भी बिहार के चंपारण में ही पाया गया है। ठीक है, बिहार के चंपारण में पाया गया है। ठीक है, लेकिन इस पे क्या हुआ है कि मोर का चित्र, ठीक है, मोर का चित्र भी आपसे पाया गया है, मोर का चित्र भी आपसे क्या हुआ है, पाया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि अशोक के किस अभिलेख पे मोर का चित्र पाया गया है, तो लोरिया नंदगढ़ में पाया गया है। ठीक है, इसके बाद नंदन हो जाएगा, लोरिया नंदनगढ़। ठीक है, इसके बाद सातवां और लास्ट है लोरिया अरेराज, लोरिया या अरेराज। ठीक है, लोरिया अरेराज। ठीक है, यह भी बिहार के कहाँ, चंपारण में ही पाया गया है। तो आपको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि बिहार में जो भी पाया गया है वह कहाँ पाया गया है, तो चंपारण में पाया गया है। एक मोर का चित्र आप याद रखिएगा कि नंदनगढ़ में पाया गया है, लोरिया नंदनगढ़ में। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा देख लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कलिंग का अभिलेख, या आपका एक ये भी पाया जाता है सर ए कुनेन अभिलेख, सर ए कुनेन अभिलेख। ठीक है, सर ए कुनेन अभिलेख। तो ये कभी कभी पीसीएस वगैरह सवाल में पूछता है कि यह कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान। कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के कहाँ पे, तो कंधार। कहाँ, कंधार। ठीक है, कंधार। देखिए, तो ये सर एक कुने अभिलेख पूछा जाता है पीसीएस वगैरह सवाल में। बाकी अगर एसएससी वगैरह तक का जाते हैं तो आपको ये सब बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तक के लिए ये आपका काफ़ी है। ठीक है, इसके अलावे देखिए जो ग्रीक और अरमाइक भाषा में मिला है, देखिए ये जो है सर एक कुनेन अभिलेख जो है, ये कभी कभी इसका भाषा पूछा जाता है तो अरमाइक और ग्रीक। कौन सा भाषा अगर भाषा पूछे तो ग्रीक और अरमाइक, ग्रीक और अरमाइक भाषा में ये आपका मिला है। ठीक है, कौन सा, सर एक कुनेन अभिलेख कहाँ पे मिला है, तो अफगानिस्तान में मिला है, कंधार, अफगानिस्तान के कंधार। भाषा इसके ग्रीक और अरमाइक है। ठीक है, ग्रीक और अरमाइक है। इसके अलावे चलते हैं कलिंग अभिलेख। ठीक है, एक अलग से कलिंग अभिलेख। ठीक है, तो कलिंग के सत्यानाश करने के बाद इसने कलिंग अभिलेख पे ये चर्चा किया है। ठीक है, तो अशोक ने ये कहा है कि संसार के सभी मानव, संसार के जो भी मानव है मेरे क्या है, संतान यानी कि पुत्र हैं। इसमें क्या है कि संसार के सारे लोग मेरे संतान हैं। ठीक है, क्या है, संतान है। तो ये कभी कभी पूछता है कि अशोक के किस अभिलेख में ये दर्शाया गया है कि सारे लोग, संसार के सभी लोग मेरे पुत्र हैं या संतान हैं, तो कलिंग अभिलेख में। तो कलिंग का युद्ध के बारे में मैंने बता ही दिया था कि किस तरीके से इसने नरसंहार किया था। उसके बाद इस अभिलेख में इसने लिखा है कि संसार के सभी लोग मेरे पुत्र हैं, मैं एक माँ की तरह इनकी क्या करता हूँ, मतलब कि पालन पोषण करता हूँ या ध्यान रखता हूँ, संसारिक या अलौकिक जीवन का कामना करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसने अपने अभिलेख में लिखा है। अशोक ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के, ठीक है, योग धाम को देकर, ठीक है, योग धाम को देकर निश्चित हो जाती है, उसी तरह मैं भी समाज के देखभाल के लिए रज्जुक, मैंने आपको बताया भी था कि रज्जुक को नियुक्त करता हूँ। ठीक है, मैंने इसने ये कहा था कि जिस तरीके से एक माँ अपने संतान के पालन पोषण करने के बाद उसको
परिपूर्ण रूप से मतलब कि एक कामयाब व्यक्ति बना देती है, उसी तरीके से मैं भी अपने समाज की देखभाल के लिए रजुक को क्या करता हूँ, नियुक्त करता हूँ। और रजुक अपने इच्छा से माने अच्छे व्यक्तियों को, ठीक है, जैसे चलाना चाहे उस तरीके से क्या कर सकता है, चला सकता है। तो रजुक जो क्या करता था कि रजुक जो है वो अच्छे व्यक्तियों को क्या करता था कि मतलब कि इनाम देता था, और बुरे लोगों को क्या करता था कि पनिशमेंट भी करता था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे नोट में लिख लेंगे कि अशोक के, यहाँ पे नोट में लिख लेंगे, यहाँ नोट में ही लिख लीजिए। ये सवाल हमेशा क्या होता है कि हर एक एग्जाम में, किसी भी टाइप के एग्जाम में आपसे पूछता है, ठीक है, कि अशोक के जो अभिलेख हैं, जो अशोक के जो अभिलेख पत्थरों पे लिखे जाते थे वो कहाँ से आते थे, तो उत्तर प्रदेश के चुनार से। ठीक है, अशोक के अभिलेख का पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार से आता था। कहां से आता था? चुनार से आता था। ठीक है, चुनार से आता था। ये इंपॉर्टेंट आप इसलिए नोट में लिखेंगे कि ताकि ये क्वेश्चन आता है कि अशोक के अभिलेखों के पत्थर कहाँ से आते थे, किस राज्य से आते थे या कहाँ से आते थे, तो उत्तर प्रदेश के चुनार से आते थे। ठीक है, आराम से इस चीज को इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अशोक की धम्म यात्रा आता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने देख लिया। अब आगे देखेंगे। ठीक है, अशोक के धम्म यात्रा। ठीक है, अशोक के धम्म यात्रा। ठीक है, अशोक के धम्म यात्रा में मैंने आपको पहले ही से बता दिया है कि अशोक, ठीक है, कि अशोक जो है कि अपने राजा अभिषेक के 8वें वर्ष के बाद से ही क्या किया था कि उसने अपना धम्म यात्रा चालू करना उसने शुरू कर दिया था। जिस तरीके से अपने राजा अभिषेक के 10वें वर्ष के बाद उसने गया में यात्रा मतलब कि गया में आया, 20वें वर्ष का लुम्बिनी नेपाल में आया। तो इस तरीके से वो भ्रमण यात्रा पर निकल चुका था। देखिए, अशोक ने लोगों को नैतिक, किस तरीके से नैतिक जीवन सीखने, ठीक है, नैतिकता सीखने के लिए कानून बनाया। ठीक है, कानून बनाया, संहिता बनाई। इसी को क्या कहते हैं? धम्म यात्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि अब अशोक क्या करता था कि जहां तहां मतलब कि भ्रमण करके लोगों को नैतिकता सिखाता था, अच्छे से रहना सिखाता था। इसके लिए उसने कानून भी बना दिया। ठीक है, अशोक धम्म मतलब कि ये अपने यात्रा के दौरान सभी लोगों को प्रेरित भी करता था कि आप अच्छे से रहें सबकी, मतलब कि अपने उसके अलावे कहता था कि अपने माता पिता की आज्ञा को माने। ठीक है, अपने माता पिता को क्या करे? आज्ञा को माने। तो ये आपकी नैतिकता सिखाने लगा, घूम घूम के अपने प्रचार करने लगा, अच्छे से रहन सहन सिखाने लगा। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि उसने कहा था कि अशोक ने कि अपने माता पिता की आज्ञा को क्या करना है? मानना है। और ब्राह्मण और भिक्षुओं को क्या करना है? दान देना है। ठीक है, दान और आदर सम्मान भी आपको करना है। इसके बाद इसने कहा था कि दास और सेवकों की सेवा, मतलब कि जैसे कि कोई भी जिसके यहाँ नौकर चाकर हो या दास हो, ठीक है, सेवा के प्रति उसको उदार दिखाना है। जैसे कि अब ये क्या होता कि धीरे धीरे कलिंग की युद्ध के बाद ये क्या होता कि अपने परिवर्तित होने लगा। धम्म की यात्रा में इसने सबसे पहले क्या किया कि नैतिकता सिखाने लगे, अच्छे से रहना सिखाने लगा, अच्छा व्यवहार करने के लिए सिखाने लगा, नियम कानून तक बना दिया। और इसने कहा कि अपने माता पिता की आज्ञा को भी पालन करना है, और जो भी आपके मतलब कि साधु संत हैं उनको दान भी देना है। आपके घर में जो दास है उसके प्रति आपको उदार रहना है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि इसने जियो और जीने दो का पालन किया। ठीक है, इस धम्म यात्रा में जियो और जीने दो को पालन किया। मतलब कि ये कहना था जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। मतलब कि उसने कहा कि सभी व्यक्तियों को जियो और जीने दो को पालन करना चाहिए। कहने का मतलब कि आप भी आराम से जिंदगी बिता रहे हैं तो दूसरे को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आर्थिक व्यवस्था आता है। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है कि मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। ठीक है,
आर्थिक आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था में सीख लेंगे। देखिए इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, बस एक ही ये सवाल आता है कि अशोक ने, ठीक है, किसने कहा था कि व्यक्तियों से आग्रह किया कि जियो और जीओ के पालन करना किया, तो अशोक ने ही इस चीज को क्या कहा था। ठीक है, इसका मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था में आपका सबसे पहले चीज क्या है कि इस समय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य जो कि मुख्य आधार था कृषि था, पशुपालन था। ठीक है, कृषि, पशुपालन तथा कारखाना था। क्या क्या था? कृषि, पशुपालन और एक कारखाने थे। क्या था? कारखाने। ठीक है, कारखाने थे। ठीक है, और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। इस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र, ठीक है, स्टार मार के लिख लेंगे कि शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला था। ठीक है, जबकि देखिए तक्षशिला, चलिए आगे हम बताएंगे, तो तक्षशिला था। दूसरा, सरकारी भूमि को मतलब कि आपको सीता भूमि कहते थे। ठीक है, सरकारी भूमि को हम लोग क्या कहते थे? सीता भूमि। ठीक है, क्या बोलते थे? सीता भूमि। ठीक है, सीता भूमि कहते थे। ठीक है, और निजी भूमि को भाग कहते थे। ठीक है, निजी भूमि को क्या कहते थे? भाग कहते थे। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद ऐसा क्या कि मौर्यकालीन संगठन। ठीक है, इसके बाद संगठन थे, आपको देख लेंगे संगठन। ठीक है, तो संगठन में आपके 3 मुख्य रूप से थे। ठीक है, तो पहला संगठन में पहला श्रेणी। ठीक है, पहला श्रेणी में शिल्पकारों को रखा जाता था, क्योंकि आपको याद होगा कि सिकंदर भी बिहार पे आक्रमण यानी कि मगध यानी मौर्य पे आक्रमण अगर किया था तो उसका मेन रीजन था बरही। ठीक है, बरही और हाथी था। तो उस समय श्रेणी में आपको शिल्पकार को रखा गया था। किसको? शिल्पकारों को श्रेणी में रखा गया था, क्योंकि इस समय कि जो शिल्पकार थे बहुत ही कुशल थे और लकड़ी के मतलब कि बहुत ही कारीगरी से क्या करते थे? काम करते थे। दूसरा नियम, दूसरा आपका क्या था? नियम, दूसरा आपका नियम था। ठीक है, तो नियम में व्यापारियों का संगठन रखा गया। किसको? कि नियम का पालन व्यापारी ही करते थे, तो आपको व्यापारियों को रखा गया। ठीक है, देखिए ये सब चीज याद रखिएगा। पूछता है कि श्रेणी में किसको रखा गया था? तो शिल्पकार को। नियम में किसको? तो व्यापारियों को। और तीसरा था सार्थवा। ठीक है, सार्थवा। तो सार्थवा में किसे रखा गया? तो सार्थवा में आपको कारवा को रखा गया। कारवा मतलब काफिला, कारवा। ठीक है, काफिला। देखिए इसका रीजन ये था कि ठीक है, जैसे होता क्या था कि जैसे कि जस्टिन नाम का एक मतलब कि व्यक्ति था, जिसने कहा था कि मौर्य के जो मतलब कि सैनिक है वो एक डाकू है। मैं आगे इस चीज को बताऊंगा। ठीक है, एक डाकू है, एक डाकुओं का संगठन है जो कि क्या करते हैं? लूटपाट करते हैं। ठीक है, तो आज के समय में भी आप देखते हैं कि क्या है, जितनी बेरोजगारी है चाहे मतलब कि खाली ऐसे मतलब कि, तो आप कहीं भी रात बिरात से आते हैं तो एक आपका डर बना रहता है कि कोई सामान छीन ना ले। ठीक है, तो इस तरीके से उस समय भी ये होता था कि सार्थवा को तीसरा नंबर पे रखा गया था, जिसको कारवा यानी कि काफिला। तो ये लोग क्या होते थे कि जब भी चलते थे तो एक काफिला के साथ चलते थे। ठीक है, एक काफिला के साथ चलते थे, लाठी उठी लेके चलते थे कि अगर कोई भी हम पे अटैक करता है तो हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं कि उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। ठीक है, सैन्य व्यवस्था देखते हैं कि सैन्य व्यवस्था किस तरीके से था। ठीक है, सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था। ठीक है, तो सैन्य व्यवस्था में देखिए अब क्या था कि जस्टिन के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद ये चीज होता है कि मतलब कि ये था कि मौर्यकालीन जो नंद वंश उस समय केंद्र शासित प्रदेश, उस समय केंद्र शासित सैनिकों का संगठन चलता था, तो उनसे 3 गुना ज्यादा सैनिक अब किस चीज में हो गए थे, तो मौर्यकालीन में हो गए थे। तो देखिए मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल था। ठीक है, क्या था, इस समय की सैन्य व्यवस्था जो थी बहुत ही विशाल था। क्या था, बहुत ही विशाल था। ठीक है, इतना विशाल था कि नंद वंश से कितना 3 गुना हो गया था। इस समय अस्थायी और अस्थायी 2 प्रकार की सेना थी। ठीक है, अस्थायी और अस्थायी और अस्थायी। ठीक है, अस्थायी और अस्थायी 2 प्रकार के सेना रहते थे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब था कि इस समय कुछ ऐसे सैनिकों के लिए, देखिए सालों भर ड्यूटी ना करवा के युद्ध के समय उन लोगों को तैयार किया जाता था। तो अस्थाई में उन लोगों को रखा जाता था जिनका प्रयोग पर डे होता था, मतलब कि वो उनकी ड्यूटी पर डे लगती थी। लेकिन अस्थाई सेना में प्रशिक्षण दे के उनको मतलब कि अपने घर पे रहने के लिए बोला जाता था, और उनको हमेशा मतलब कि बोला जाता था कि आप तैयार रहिएगा, कभी भी युद्ध की स्थिति बनने पे आपको क्या होना चाहिए कि सेना में आके आपको भर्ती हो जाना है। ठीक है, इसके बाद ये इस समय मौर्यकालीन सेना जो थी नंद वंश से कितनी गुनी, 3 गुनी आपको थी। नंद वंश से 3 गुनी थी। इस समय की सेना 3 गुनी थी। जस्टिन ने कहा था, देखिए ये पूछता है कि किसने कहा था, जस्टिन ने कहा था। ठीक है, जस्टिन ने कहा था कि मौर्य की सेना डाकुओं का, देखिए मौर्य की सेना डाकुओं का काफिला है। ठीक है, किसने कहा था, जस्टिन ने कहा था कि मौर्य के डाकुओं का गिरोह या काफिला जो भी कह दिए, तो किसने कहा था, जो जस्टिन ने कहा था। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज होगा जिस अब क्या करते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे ये देख लेते हैं कि किसको उस समय क्या बोला जाता है, ये पूछता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सरकारी भूमि को क्या कहता है, सीता। ठीक है, सीता अध्यक्ष। ठीक है, पहला आप लिख लेंगे सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष। ठीक है, तो सीता अध्यक्ष किसको, तो आपको भूमि विभाग, भूमि विभाग। ठीक है, भूमि विभाग को कहते हैं। ठीक है, भूमि विभाग को क्या कहते हैं, सीता अध्यक्ष। दूसरा अकाराध्यक्ष। ठीक है, देखिए नाम से ही कुछ कुछ आप लोग को पता चल जाता है। ठीक है, कि खनन विभाग, खनन विभाग। ठीक है, तीसरा देख ले, तीसरा में आपका है लक्ष्मणा अध्यक्ष, यानी कि लक्ष्मण के क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है, धन दौलत। ठीक है, तो मुद्रा विभाग, आपका मुद्रा विभाग। चौथा आप देख लेंगे, तो चौथा आपका रक्षिण पुलिस विभाग, ये आपसे पूछता है रक्षिण। ठीक है, तो पुलिस विभाग, पुलिस विभाग। ठीक है, पांचवा में आप देखेंगे तो धर्मस्थली, धर्मस्थली, धर्मस्थली। ठीक है, धर्मस्थली, तो धर्मस्थली में किसका होता है, दीवानी न्याय, यानी कि दीवानी न्याय। ठीक है, दीवानी न्यायालय या न्याय जो भी कह ले। ठीक है, इसके बाद छठा आपसे देखिए, तो छठा आपसे पूछता है कि कनक सौर, ये फौजदारी न्यायालय था, कर्नाटक। ठीक है, इसका क्या था, फौजदारी न्यायालय। ठीक है, ये सब नाम आपसे पूछा जाता है। देखिए सीता अध्यक्ष ज्यादा है, इसका बाद रक्षणी ज्यादा है, धर्मस्थलीय ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद गुड़ पुरुष गुप्तचर, ये भी पूछता है, गुड़ पुरुष। ठीक है, तो ये आपका गुप्तचर हो गया। ठीक है,
8वां में आप देखेंगे तो 8वां में संस्था यानी कि अस्थाई गुप्तचर, ठीक है, संस्था, तो ये अस्थाई गुप्तचर यानी कि कहने का मतलब क्या होता है कि संस्था, कोई भी संस्था है कहीं भी, वो क्या होगा कि एक संस्था खोल के बैठ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दुकान ही खोल के बैठ गया, वो आप पे नज़र रखे हुए है या काफ़ी दिन से किसी चीज़ पे नज़र रखी हुई है, तो वो एक अस्थाई हो गया। गुप्त गुप्तचर हो गया। आटविक, जंगल का अधिकारी। 9वां आटविक, आटविक में हो गया जंगल अधिकारी, ठीक है, जंगल अधिकारी। आपसे 10 में हो गया समरहाता, टैक्स कर, हरता यानी कि टैक्स या कर, ठीक है, टैक्स या कर। यानी कि सनिधाता, कोषाध्यक्ष, ये भी पूछते हैं, ठीक है। 11 सनिधाता, ठीक है, सनिधाता, इसका मतलब क्या होता है? कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ठीक है, कोषाध्यक्ष। इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका हो गया सीता हो गया, ये हो गया रक्षणी हो गया, ठीक है, गुड़ पुरुष, अस्थाई, संहारता, और ये आपको एकदम याद कर लेना है, ठीक है। ये सवाल हमेशा क्या होता है कि रिपीट होता है, और रिपीटेशन होने के कारण ही आपको ये हमेशा दिखाई देने वाला सवाल है। जब आप बैठ के सेट मारेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो थोड़ा सा 1 मिनट, चलिए, तो थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, आधे घंटे का वीडियो होगा। मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पूरा किया जाए, ठीक है। तो अब जो भी टॉपिक बचा है, मौर्यकालीन वास्तुकला, सामाजिक जीवन या प्रशासनिक ढांचा, ये सब जितने सारे टॉपिक बचे हैं अगले वीडियो में हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे और इसके आगे चलेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? कुछ लोग ही कमेंट में बता पाते हैं, देखते बहुत सारे लड़के हैं लेकिन कुछ ही कमेंट कर पाते हैं। ऐसा क्यों? एक कमेंट कर देने से कुछ हो नहीं जाता है, ठीक है। आप अपना फीडबैक देखिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए, हमारे वीडियो से जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।